हेलो गाइज, मैं अमरीश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक पूरा कर लिया था और आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए बराबर हमें ये कोई सेट दिया हुआ है, उसके नीचे एक ये हमें रिलेशन दिया हुआ है। और रिलेशन किस तरह से डिफाइन है कि ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट होंगे और यदि हम पहले वाले एलिमेंट में से दूसरे एलिमेंट को घटाएंगे तो वह एक सम संख्या आएगी। ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो संबंध हमें दिया हुआ है एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध क्या होता था, यदि किसी संबंध में वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वह संबंध हमारा तुल्यता संबंध हो जाता था, यानी इक्विवेलेंट रिलेशन। और इसके बाद में हमें इसी ये जो सेट दिया हुआ है इसके कुछ अवयवों को निकाल के, यानी 1 2 3 का एक सेट बना रहा है और कह रहा है कि ये सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। और एक दूसरा बना रहा है 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2,4 वाले सेट से संबंधित नहीं है। तो ये देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो संबंध हमें दिया हुआ है एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध के लिए हम तीनों कंडीशन देखते हैं। तो पहला क्या रहेगा हमारा, रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य। देखिए स्वतुल्य के लिए क्या करते थे, हम कोई एक कॉमन एलिमेंट लिया करते थे इससे, यानी कि इसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए वो कंडीशन सत्य होती थी। देखिए यदि x कोई एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है ए में, x का मतलब 1 2 3 4 5 कोई भी हो सकता है। तो x यहाँ पर यह है कि प्रत्येक लिख दिया, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें से कोई भी आप एलिमेंट उठा सकते हैं। तो x कॉमा x भी बिलोंग कर जाएगा आर में। ये क्यों बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि उसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यदि पहले वाले एलिमेंट में से यदि मैं दूसरा एलिमेंट घटा दूं और वह सम संख्या आ जाए तो वो एलिमेंट का पेयर इस सेट जो रिलेशन दिया हुआ है इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए जब मैं x में से माइनस करूंगा x को और उसका मॉडुलस लूँगा तो क्या आएगा, x माइनस x 0 आ जाएगा और 0 का मॉडुलस भी एक 0। तो 0 भी क्या है, एक सम संख्या है ना 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमें संबंध दिया हुआ है ये संबंध स्वतुल्य है। तो यहाँ पर लिख देंगे आप, अतः संबंध R स्वतुल्य है। अब सिमेट्रिक देखते हैं, यानी सममित में क्या किया करते थे, कोई एक एलिमेंट उठाया करते थे इससे। देखिए ए कॉमा मैं मान रहा हूँ, माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। यदि ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा कि पहले वाले एलिमेंट में से यदि मैं दूसरे एलिमेंट्स को घटाऊंगा और इसका मॉडुलस लूँगा तो ये क्या होगा, एक सम संख्या। ये क्या होगा, सम संख्या है, ये होगा ना। तो अब देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। यदि मैं इससे माइनस कॉमन ले लूँ अंदर तो क्या बचेगा, ये बी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इसका मॉडुलस क्या है, सम संख्या है। ठीक है। अब यहाँ पर आप ये समझिए कि जब किसी माइनस वाली संख्या में हम मॉडुलस लगा देते हैं तो पॉजिटिव हो जाती है ना। तो ये माइनस में जब ये मॉड लगा है तो क्या हो गया, ये प्लस हो गया। तो क्या बचा यहाँ पे, b माइनस a का मॉड, यही तो बचा। ये माइनस है, ये प्लस हो गया, क्या है, सम संख्या है। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि यदि b माइनस a सम संख्या है तो इसका मतलब क्या हो गया कि b कॉमा a ये बिलोंग कर जाएगा ना आर में। तो वही बिलोंग करेगा कि पहले एलिमेंट में से यदि मैं दूसरे एलिमेंट को घटाऊं उसका मॉडुलस लूँ तो वो क्या आ जाए, सम संख्या आ जाती है। यहाँ पे ये सम संख्या आ रही है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि b कॉमा a भी इस आर के अंदर आ रहा है। तो अतः संबंध, ये जो दिया हुआ संबंध हमारा ये है, अतः संबंध आर सममित है। आप एग्जाम्पल लेकर भी दिखा सकते हैं। देखिए इससे कोई दो एलिमेंट उठाइए और ऐसे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे कि जब हम पहले एलिमेंट में से दूसरे को घटाएंगे तो सम संख्या आनी चाहिए। देखिए यदि मैं a बराबर लेता हूँ 1 और b बराबर ले लूँ 3 तो देखिए 1,3 इस संबंध के अंदर आएगा। क्यों आएगा, देखिए क्योंकि 1 माइनस 3 का जब मैं मॉड लूँगा तो क्या बचेगा, -2 का मॉड, तो -2 यानी कि +2 आ गया। +2 क्या है, एक सम संख्या है, ये क्या है, सम है। अब देखिए 3,1 भी तो इस आर के अंदर आएगा। क्यों, क्योंकि जब मैं 3 - 1 का मॉड लूँगा तो क्या बचेगा, 2 का मॉड, 2 का मॉड बराबर 2 भी तो एक क्या है,
सम संख्या है। तो यानी कि a कॉमा b इसके अंदर आ रहा था, और यदि b कॉमा a भी इसके अंदर आ जाता है तो क्या हो जाता था, सममित। तो देखिए b कॉमा a भी इसके अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सममित है। अब देखते हैं ट्रांसिटिव संक्रामक। संक्रामक में देखिए मैं मानता हूँ कि a कॉमा b बिलोंग्स टू आर, कोई मैं एक एलिमेंट उठाता हूँ इससे, यदि ये एलिमेंट इसके अंदर आता है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी कि a माइनस बी का जब मैं मॉड लूँगा तो क्या होगा, ये सम संख्या है, सम संख्या है। ठीक है, अब देखिए मैं एक और मान रहा हूँ कि b कॉमा सी भी इसके अंदर आ रहा है। यदि b कॉमा सी भी इसके अंदर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि b माइनस सी का मॉड भी क्या होगा, सम संख्या है। देखिए ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। तो मैं इसको लेकर कि यहाँ पे ये कह रहा है कि b माइनस ए का जब मॉड एक सम संख्या है तो a माइनस बी भी तो एक सम संख्या होगी, एक सम संख्या होगी। देखिए a माइनस बी एक सम संख्या है, यदि ये सम संख्या है तो मान लीजिए नेगेटिव भी सम संख्या हो जाएगी तो कोई फर्क पड़ता है क्या, सम संख्या तो सम संख्या ही होगी, तो a माइनस बी भी सम संख्या होगी। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि b माइनस सी का मॉडुलस सम संख्या है। देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि b माइनस सी का मॉड सम संख्या है, सम संख्या है, तो b माइनस सी भी तो एक सम संख्या होगी, एक सम संख्या होगी। अब आप ये जानते होंगे कि देखिए 2 एक क्या है, सम संख्या, और 4 क्या है, एक सम संख्या। जब 2 सम संख्या को हम ऐड करेंगे तो भी तो हमें एक सम संख्या ही मिलेगी। तो इसका मतलब ये भी एक सम संख्या है और ये भी एक सम संख्या है। तो यानी कि a माइनस बी प्लस b माइनस सी को जब मैं ऐड करूँगा तो क्या होगी, ये भी तो एक सम संख्या होगी। ठीक है, तो जब ये b माइनस और ये प्लस वाला कैंसिल हो गया तो क्या बचा, a माइनस सी एक सम संख्या होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब a माइनस सी एक सम संख्या हो रही है तो a माइनस बी का a माइनस सी का मॉड लेंगे तो वो तो सम हो ही जाएगा, माइनस भी होगा तो सम हो जाएगा, सम तो होता ही है माइनस में भी। देखिए a माइनस सी का मॉड भी हमारा क्या हो जाएगा, ये सम संख्या हो जाएगी। देखिए मान लीजिए कि ये कोई है a बराबर, यहाँ समझा दूँ थोड़ा, a बराबर है 1, b बराबर है -3। ठीक है, -3, तो जब मैं 1 माइनस यानी माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, या प्लस ही ले लो तो यहाँ पे और समझ में आ जाएगा। देखिए 1 - 3 हो गया, इसका मॉड लेंगे आप तो क्या हो जाएगा, यानी कि -2 बचा, -2 का जब मॉड हटा देंगे तो क्या बचेगा, 2 ही तो बचेगा। तो 2 क्या है, एक सम संख्या। यही तो यहाँ पे कह रहा है कि आप वैसे भी यहाँ पे आप देखेंगे 1 - 3 क्या आ रहा है, -2 भी तो एक सम संख्या है। ठीक है, तो यानी मॉड लगाने से तो और वो सम हो जाएगी, सम तो है ही है। ठीक है, तो ये सम हो गया। इसका मतलब क्या होगा, यदि a माइनस सी का मॉड एक सम संख्या है तो a कॉमा सी बिलोंग्स कर जाएगा इस सेट R में। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा यहाँ पे क्या कह रहा था कि a कॉमा बी बिलोंग कर रहा था R में, b कॉमा सी बिलोंग कर रहा था R में, तो a कॉमा सी भी तो R में बिलोंग कर गया। तो क्या हो गया, अतः संबंध R संक्रामक है। आप नंबर लेकर के भी इसे चेक करेंगे, ऐसे नंबर लेंगे कि जब हम पहले नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सम संख्या आएगी। और वो नंबर कितने होंगे, इन्हीं नंबर में से कोई आप नंबर उठाएंगे, 2 नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। और देखिए इस क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा था, संबंध तो हमने इसे देख लिया। अब एक सेट हमें दे रहा है कि ये कोई एक सेट है 1, 3 और 5, ये कोई एक हमें सेट दिया हुआ है, और एक सेट दे रहा है 2, 4, यानी कि इनमें से किसी भी 2 एलिमेंट को हम लेंगे तो वो दोनों आपस में संबंधित होंगे। यही कह रहा है, हमें ये सिद्ध करना है कि इनमें से किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स को हम लेंगे तो आपस में संबंधित हैं। संबंधित का मतलब ये है कि हम यदि 2 एलिमेंट को लेंगे और उसमें ये ऑपरेशन लगाएंगे तो ये सम संख्या आएगी। देखिए यदि मैं 1, 3 को लेता हूँ, 1, 3 को लेता हूँ यदि, तो क्या होगा कि जब मैं 1 - 3 का मॉड लूँगा तो क्या आएगा, -2 आएगा, और जब -2 का मॉड से हटाएंगे तो क्या आएगा, 2 क्या है, एक सम संख्या है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1, 3 ले लिया तो भी आ गया, 1, 5 लेंगे तो आएगा, 3, 5 लेकर देख लीजिए, 3, यदि 5 लेते हैं तो क्या हो रहा है कि 3 - 5 का मॉड बराबर -2,
तो ये हो गया 2, 2 भी क्या है, एक सम संख्या है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी कि आर रिलेटेड हैं। इसमें देखते हैं, इसमें जब मैं 2,4 को लेता हूँ तो क्या होना चाहिए कि 2 - 4 का मॉड एक सम होना चाहिए। देखिए -2 आ गया, -2 ये +2 हो गया, ये क्या है, एक सम संख्या है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके भी प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे से आर रिलेटेड हैं। और हमें ये सिद्ध करना है कि इसका कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट से संबंधित नहीं है। देखिए मैं यदि इसका लेता हूँ 1, इसका ले लूँ यदि 2, तो देखिए क्या होना चाहिए कि 1 - 2 का जब मॉड लूँ तो सम संख्या आना चाहिए। तो देखिए क्या हो गया, -1 का मॉड, -1 ये प्लस क्या है, एक विषम संख्या, +1 क्या है, एक ये विषम संख्या है। तो यानी कि क्या हो गया कि आप 3,2 ले लीजिए तो भी 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट से संबंधित नहीं है। यही सिद्ध करना था इस क्वेश्चन में। चलिए अब बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर, देखिए समुच्चय हमें ए क्या दिया हुआ है, ए बराबर हमें दिया हुआ है x बिलोंग्स टू z, और जो ये x है वह 0 से के बराबर या उससे बड़ा है और जो है 12 से छोटा है। में दिए गए निम्नलिखित संबंध में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। इसमें 2 संबंध दिए हुए हैं, उन दोनों को हमें ये सिद्ध करना है कि ये दोनों एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। देखिए ए बराबर ये कह रहा है कि x यानी कि ये क्या है, ये z बराबर क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर का मतलब देखिए -∞, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ... इन्फिनिटी, इस तरह के नंबर आते हैं इंटीजर में। ठीक है ना, तो इस तरह के नंबर तो आते हैं, लेकिन उन नंबरों में से वही नंबर आएंगे जो 0 से के बराबर या उससे बड़े होंगे लेकिन 12 से छोटे होंगे। तो क्या आएंगे, कौन कौन से नंबर आएंगे, देखिए इसमें 0 भी आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 भी तो आएगा। देखो बराबर का भी तो साइन लगा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये हमारा सेट तैयार हो गया। अब हमें 2 रिलेशन दिए हुए हैं। पहला रिलेशन एक दिया हुआ है कि r बराबर क्या कह रहा है कि a, b सच दैट a - b का जब मैं मॉड लूँगा तो 4 का गुणज है। यानी कि इस सेट में ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं कि यदि मैं पहले एलिमेंट में से दूसरे एलिमेंट को घटाऊंगा तो जो बचेगा वो 4 का गुणज होगा। ठीक है, तो देखिए पहले हम इसी को देखते हैं इसमें। और नीचे ये कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 1 से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों जो रिलेशन दिए हुए हैं उसमें 1 से संबंधित अवयवों को ज्ञात करना है। देखिए तो सबसे पहले हम ये देखते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए कि कोई एक एलिमेंट उठाया करते थे कॉमन यहाँ से। देखिए मैं मान रहा हूँ कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है a में। ठीक है, तो x जब बिलोंग कर रहा है a में तो x, x तो r में भी तो बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि उसके लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखिए जब मैं x - x का मॉड करूँगा तो क्या बचेगा, देखिए ये बचेगा 0, 0 का मॉड क्या हो गया 0, तो 0 भी तो 4 का गुणज है। जब मैं 4 का गुणा 0 से कराऊंगा तो क्या बचेगा, 0 भी तो बचेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये संबंध जो हमें दिया हुआ है स्वतुल्य है। देखिए आप कोई नंबर ले लीजिए, यदि मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ तो 2 तो इसके अंदर आ रहा है, तो 2,2 r के अंदर आएगा। क्यों आएगा, जब मैं 2 - 2 करूँगा तो 0 बचेगा, 0 4 का गुणज है। तो संबंध ये क्या है, यह स्वतुल्य है, ये स्वतुल्य हो गया। दूसरा सममित। देखिए सममित के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि a, b ये बिलोंग कर रहा है r में। यदि a, b इस r में बिलोंग कर रहा है तो इसके लिए ये कंडीशन सत्य होगी कि a - b का जो मॉडुलस आएगा वो 4 का गुणज होगा ना। तो देखिए यहीं से मैं यदि ये करूँ कि मैं माइनस का कॉमन ले लूँ इससे, जब मैं माइनस का कॉमन ले रहा हूँ तो क्या हो गया, b - a 4 का गुणज होगा। अब देखिए ये माइनस है ना, तो माइनस में जब मॉडुलस लगा देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये b - a 4 का गुणज होगा।
मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि यदि a माइनस बी इसके अंदर आता था, क्योंकि जब a माइनस बी का हम a कॉमा बी इस R के अंदर आता था, जब a माइनस बी करते थे और उसका मॉडुलस करते थे तो वो 4 का गुणज होता था। तो यहाँ पे b माइनस a जब कर रहे हैं और उसका मॉडुलस लेते हैं तो वो भी तो 4 का गुणज आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि b कॉमा a भी इस R के अंदर आ रहा है। यदि देखिए हम a कॉमा बी लेकर चले थे और b कॉमा a भी इस R के अंदर आ गया, तो अतः संबंध R सममित है। अब देखते हैं संक्रामक। संक्रामक में क्या किया करते थे कि हम 2 एलिमेंट इससे उठाया करते थे। देखिए मैं मानता हूँ कि a कॉमा बी ये बिलोंग कर रहा है इस सेट R में, हाँ इस सेट R में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a माइनस जब मैं b का मॉड करूँगा तो ये क्या होगा 4 का गुणज होगा। मैं b कॉमा सी भी बिलोंग करा रहा हूँ इस R में, तो जब b माइनस सी करूँगा ये भी 4 का गुणज होगा। अब देखिए जब a माइनस बी का जब मॉडुलस 4 का गुणज है, तो मान लीजिए कि मैं मॉडुलस हटा दूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, नेगेटिव संख्या आ जाएगी। नेगेटिव संख्या भी तो 4 का गुणज हो जाती है ना। तो देखिए ये जब 4 का गुणज है तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि a माइनस यहाँ पर जब a माइनस बी का मॉडुलस ये 4 का गुणज है तो a माइनस बी भी 4 का गुणज है। ये जब 4 का गुणज है यहाँ पे कह दिया, और यहाँ पे ये जब मैं ये कह रहा हूँ कि b माइनस सी का मॉडुलस 4 का गुणज है, तो b माइनस सी भी तो 4 का गुणज होगा। जब ये भी 4 का गुणज है, ये भी 4 का गुणज है, जब दोनों संख्याएं 4 का गुणज हैं, मान लीजिए कि देखिए ये कोई संख्या है 4 और ये कोई संख्या है 12। जब दो संख्याएं 4 की गुणज हैं, अब मैं उन दोनों संख्याओं को ऐड करता हूं तो क्या हो गया 16, ये भी तो 4 का गुणज है। तो देखिए तो जब मैं a माइनस बी प्लस बी माइनस सी भी तो 4 का गुणज है, तो यहाँ से ये b कट गया, तो a माइनस सी भी 4 का गुणज है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a कॉमा सी ये बिलोंग कर गया R में। यहाँ पर a कॉमा बी बी कॉमा सी बिलोंग कर रहे थे R में, तो a कॉमा सी भी R में बिलोंग कर गया। तो अतः जो ये दिया हुआ संबंध क्या हो गया, संक्रामक। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दिया हुआ संबंध हमें है यह एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, पहला वाला तो यही ऐसे करना है। ठीक है, देखिए और इसी में ये कह रहा है कि एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करना है। एक से संबंधित का मतलब यह है कि पहला एलिमेंट तो हम एक ले लेंगे, तो दूसरा इनमें से कौन सा एलिमेंट लें जिसके लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि 4 का गुणज होना चाहिए। देखिए यदि मैं लेता हूँ 1 तो हो गया, पहला एक से संबंधित निकालना है। तो यदि मैं 0 ले लेता हूँ तो देखिए जब मैं 1 माइनस 0 करूँगा उसका मॉडुलस लूँगा तो क्या आएगा 1। क्या 4 का गुणज है? नहीं है। देखिए अब मैं यदि 1 की जगह 1 के साथ में 1 ले लेता हूँ और उसका मॉडुलस लेता हूँ तो 1 माइनस 1 का मॉडुलस यानी कि 0 4 का गुणज है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक एलिमेंट तो आ गया अपना 1। दूसरा एलिमेंट मैं लूँगा यदि 5 लेता हूँ तो 1,5, तो देखिए 1 माइनस 5 का मॉडुलस लूँगा तो -4 का मॉडुलस बराबर 4 भी तो इसका गुणज है। तो क्या हो गया, एक हो गया 5, एक हो जाएगा 9। ठीक है, एक यदि मैं 12 लेता हूँ तो 11 बचेगा। ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट्स हैं जो एक से संबंधित हैं। अब देखिए दूसरा वाला जो क्वेश्चन इसी में क्या कर रहा है कि एक संबंध दिया हुआ है, इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें एक संबंध दिया हुआ है R बराबर a कॉमा बी टाइप के एलिमेंट हैं और a बराबर b, ये है, ये हमें संबंध दिया हुआ है। इसको भी दिखाना है कि ये एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए क्या किया करते थे, एक एलिमेंट उठाया करते थे इस सेट से। मैं मानता हूँ x बिलोंग कर रहा है a में, तो दिस इम्प्लाइज दैट x भी बिलोंग करेगा इस R में। क्यों बिलोंग करेगा कि ये वाली कंडीशन उसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए। कोई भी एलिमेंट स्वयं के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे दिए हुए x बराबर x। ठीक है ना,
ये वाली कंडीशन जिसमें सेटिस्फाई होगी वो वाले एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जब x कॉमा x हैं, ये दोनों क्या हैं, सेम है, दोनों बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसके अंदर आ रहा है। इसके अंदर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो अतः यह है क्या हो गया, यह स्वतुल्य हो गया। अब दूसरा देखते हैं सममित। सममित के लिए कोई एक एलिमेंट उठाया करते थे, मान लीजिए कि a कॉमा b बिलोंग कर गया R में। ये बिलोंग कब कर रहा है, जब इसमें दोनों एलिमेंट बराबर हैं। जब दोनों एलिमेंट यहाँ पे बराबर हैं तो क्या, यहाँ पे ये कह रहा हूँ, ये कोई एक एलिमेंट है x, मैं कह रहा हूँ ये बराबर है y के, तो क्या मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि y बराबर है x के। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ये लिखूँ कि b बराबर है a से। जब b बराबर हो गया a से तो b कॉमा a ये बिलोंग कर गया R में, कर गया कि नहीं, क्योंकि वही एलिमेंट उसमें बिलोंग करते हैं जो पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट्स के बराबर हो गया। तो ये क्या हो गया, सममित भी हो गया। तीसरा देखते हैं संक्रामक। संक्रामक के लिए मानता हूँ कि a कॉमा b ये बिलोंग कर रहा है R में, ये बिलोंग कर रहा है, तो a बराबर हो गया b के। मैं मानता हूँ b कॉमा c ये बिलोंग कर रहा है R में, ये बिलोंग कर रहा है, तो b कॉमा c बराबर हो गए। जब ये a बराबर है b से, अब b बराबर हो गया c से, तो a कॉमा c तो भी तो बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, a बराबर c, यदि a बराबर c हो रहा है तो a कॉमा c बिलोंग कर गया R में। यहाँ पे a b बिलोंग कर रहे थे इसमें, b c यहाँ इसमें, तो a कॉमा c इसमें बिलोंग कर गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह संक्रामक है। तीनों कंडीशन सिद्ध हो गई। तो यहाँ पे आप लिख देंगे अतः दिया हुआ संबंध R एक तुल्यता संबंध है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सममित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो। दूसरा कह रहा है संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही सममित हो। तीसरा कह रहा है स्वतुल्य तथा सममित तो हो परंतु संक्रामक ना हो। चौथा कह रहा है कि स्वतुल्य तथा संक्रामक हो परंतु सममित ना हो। पांचवा ये कह रहा है कि सममित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो। तो देखिए सबसे पहले हम एक सेट मानते हैं, आप कोई भी सेट मान सकते हैं। देखिए मैं यदि मानूँ कि a बराबर ये कोई एक हमें एलिमेंट दिए हुए हैं 4 5 6, आप 1 2 3 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, पहले वाले में ये होना चाहिए कि सममित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो। सबसे पहले मैं तीनों कंडीशन बता दूं। स्वतुल्य होने के लिए क्या होना चाहिए कि यदि देखिए 4 5 6 ये इस सेट के अंदर है, तो 4 4 5 5 6 6 ये होने चाहिए उस संबंध में, तो वो संबंध हमारा होगा स्वतुल्य। सममित के लिए क्या होना चाहिए, यदि a कॉमा b उस R के अंदर आता है तो b कॉमा a भी उस R के अंदर आना चाहिए, ठीक है ना। संक्रामक में क्या हो रहा है कि यदि a कॉमा b आ रहा है, b कॉमा c भी आ रहा है, तो a कॉमा c भी आना चाहिए। तो देखिए पहला वाला कह रहा है कि सममित हो, तो सममित होने के लिए क्या होना चाहिए, देखिए ये हमारा कोई R1 ये हमारा संबंध बनाना है। R1 एक संबंध बनेगा जिसमें क्या होना चाहिए, सममित हो। सममित के लिए क्या, यदि 4 5 मैं मानता हूँ इसके अंदर है, तो 5 4 भी होना चाहिए। सममित हो गया। क्या कह रहा है, सममित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो। अल्ले यही बन गया। देखिए 4 5 कोई एक एलिमेंट है जो संबंध R के अंदर आ रहा है, तो 5 4 भी तो इसके अंदर आ रहा है। देखिए 4 4 भी नहीं आ रहा, 5 5 भी नहीं आ रहा, 6 6 भी नहीं आ रहा। तो ये क्या हो गया, ये स्वतुल्य तथा संक्रामक नहीं है लेकिन सममित है। दूसरा वाला देखिए, संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना सममित हो, संक्रामक होना चाहिए। तो देखिए R2 ये कोई हमारा एक संबंध बनेगा, उसमें यदि 4 5 आते हैं, 5 6 भी आ रहा है, तो क्या होना चाहिए कि 4 6 भी उसके अंदर आना चाहिए, 4 6 भी उसके अंदर आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए ये तो देखिए ना तो ये स्वतुल्य है, ना तो इसके अंदर 4 4 है, ना ही 5 5 है, ना ही 6 6 है, स्वतुल्य भी नहीं है। देखिए 4 5 तो है लेकिन 5 4 इसके अंदर नहीं है, तो ये सममित भी नहीं है। संक्रामक है, देखिए 4 5 तो है, 5 6 है, लेकिन 4 6 भी इसके अंदर आ रहा है, तो ये क्या हो गया, संक्रामक है, ठीक है। अब देखिए ये तीसरा देखते हैं हम। तीसरे वाले में क्या कह रहा है, स्वतुल्य तथा सममित हो परंतु संक्रामक ना हो। स्वतुल्य होने के लिए सबसे पहले इसके स्वयं के पेयर इसके अंदर आना चाहिए। देखिए यानी कि 4 4 तो आएगा, 5 5 भी आएगा, 6 6 भी आएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, स्वतुल्य तथा सममित हो परंतु संक्रामक न हो। यदि मैं इसमें 4 5 डालता हूँ तो मुझे 5 4 भी डालना पड़ेगा क्योंकि मुझे सममित भी बताना है, ठीक है ना, सममित भी बताना है। तो देखिए 4 4 इसके अंदर आ रहा है,
5,5 भी आ रहा है, लेकिन 4,5 भी इसके अंदर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ये तो संक्रामक भी हो गया, तो इसका मतलब ये होगा कि इनको हटा दो। क्या ये स्वतुल्य है? स्वतुल्य है। सममित भी है क्या? सममित भी तो है भाई। इसे मान लो ए, इसे मान लो बी। ए कॉमा बी जब इस आर के अंदर आ रहा है तो बी कॉमा ए भी तो आ रहा है, 4,4 ही तो बनेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि यह स्वतुल्य है तथा सममित है, संक्रामक नहीं है। चौथा देखते हैं। चौथे में कह रहा है स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। स्वतुल्य है तो स्वतुल्य होने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये सब एलिमेंट इसी के अंदर डालेंगे। 4,4 आएगा, 5,5 आएगा, 6, सॉरी ये गलत हो गया, 5,5 आएगा, 6,6 आएगा, ठीक है ना, 6,6 आएगा। ये एलिमेंट तो इसके अंदर आएंगे ही। और देखिए क्या होना चाहिए, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो। संक्रामक होने के लिए क्या होना चाहिए, यदि 4,4 इसके अंदर आ रहा है, 5,5 आ रहा है, तो 4,5 भी तो आना चाहिए। 5,6 आ रहा है और 6,6 आ रहा है, तो 5,6 भी आना चाहिए। 5,5 आ रहा है, 6,6 आ रहा है, तो ये तो हो गया, 4,4 आ रहा है, 6,6 आ रहा है, तो इसमें 4,6 भी आना चाहिए। तो देखिए ये स्वतुल्य हो गया, संक्रामक हो गया, लेकिन सममित है क्या? देखिए 4,5 आ रहा है, तो क्या 5,4 है इसके अंदर? नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये संक्रामक भी है, स्वतुल्य भी है, लेकिन सममित नहीं है। पाँचवां देखते, पाँचवें कह रहा है कि सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो। स्वतुल्य ना हो तो इसका मतलब क्या होगा कि 4,4, 5,5, 6,6 तो इसके अंदर नहीं आने वाले। सममित तथा संक्रामक हो, सममित होने के लिए क्या होना चाहिए, सममित होने के लिए क्या होता है कि यदि मैं डाल दूँ 4,5 तो 5,4 भी इसके अंदर आना चाहिए, और संक्रामक भी होना है तो 4,5, 5,4 तो 4,4 भी इसके अंदर डाल दो। देखिए 4,5, 5,4, 4,4 भी इसके अंदर आ गया, तो ये तो क्या हो गया, ये हो गया दोनों तो पहले बन रहा है कि सम्मित। अब ये भी आ गया तो संक्रामक हो गया, लेकिन क्या स्वतुल्य है क्या? यदि 5,5 भी इसके अंदर आ जाता तो वह क्या हो जाता, स्वतुल्य भी हो जाता, लेकिन यहाँ पे स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या संबंध हो गया, ये हो गया सम्मित तथा संक्रामक, लेकिन स्वतुल्य नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, देखिए हमें कोई एक समतल दिया हुआ है, मान लीजिए कि ये कोई हमारा सेट है, और इस सेट में ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं कि जो मान लीजिए ये पॉइंट, एक कोई समतल है, इसमें जितने पॉइंट आ रहे हैं वो सब इसके अंदर, इस सेट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि एक संबंध है, एक संबंध हमें आर बराबर इस तरह का दिया है कि इसमें पी कॉमा क्यू टाइप के एलिमेंट्स हैं, सच दैट बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है। यानी कि जितनी दूरी पी की है मूल बिंदु से, उतनी ही दूरी क्यू की भी है मूल बिंदु से, यानी कि मूल बिंदु से दोनों पॉइंटों की दूरी समान होगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो संबंध हमें दिया हुआ है, इस संबंध में ये जो पेयर बने हुए हैं एलिमेंट के, तो ऐसे एलिमेंट्स के पेयर बनेंगे जिनके मूल बिंदु से दूरी दोनों की समान होनी चाहिए। देखिए ये कोई यदि मूल बिंदु है, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, यदि इसकी दूरी है 3 तो इसकी भी 3 ही होनी चाहिए, 3 वाला ही आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए तो अब हमें ये इसमें क्या देखना है, क्यू मूल बिंदु से दूरी दोनों की समान हो चाहिए द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। हमको ये सिद्ध करना है कि ये जो संबंध हमें दिया हुआ एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले देखते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य देखिए मैं एक कोई पॉइंट उठाता हूँ इससे, मान लीजिए एक्स कोई एक पॉइंट है जो बिलोंग कर रहा है ए में, तो एक्स कॉमा एक्स ये भी तो बिलोंग करेगा इस आर में। क्यों बिलोंग करेगा भैया, मान लीजिए ये कोई एक पॉइंट है, इसकी मूल बिंदु से दूरी है 3, तो फिर मैं जब इसी पॉइंट की बात करूंगा तो फिर भी तो इसकी मूल बिंदु से दूरी 3 ही रहेगी ना, 4 तो हो नहीं जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स कॉमा एक्स भी इसके अंदर आएगा, क्योंकि दोनों की क्या है, मूल बिंदु से दूरी है समान। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि क्योंकि एक्स की मूल बिंदु से दूरी स्वयं के बराबर है, ये लिखेंगे आप, ठीक है।
सममित देखते हैं। सममित के लिए क्या करेंगे, एक मान लीजिए मैं P, Q, कोई एक एलिमेंट है, एलिमेंट्स का पेयर यानी कि पॉइंट है, ये दो पॉइंट हैं जो ये बिलोंग कर रहे हैं इस सेट R के अंदर। यदि ये इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि P की मूल बिंदु से दूरी, P की मूल बिंदु से दूरी Q के मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। अब यदि देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि P की मूल बिंदु से दूरी Q के मूल बिंदु से बराबर है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि Q की मूल बिंदु से दूरी P के मूल बिंदु से बराबर है। ये कह रहा हूँ। देखिए एक कोई पॉइंट है यहाँ पर, इसकी है 3 सेंटीमीटर, एक कोई ये पॉइंट है, ये है P, ये है Q, इसकी भी है 3 सेंटीमीटर। मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी दूरी इसके बराबर है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि इसकी दूरी इसके बराबर है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपोजिट भी कह सकता हूँ। तो Q, P भी तो बिलोंग कर जाएगा इस R के अंदर। ये यदि इसके R के अंदर बिलोंग कर गया तो इसका मतलब ये हो गया कि यह क्या है, सममित। ये हो गया था ना अपना स्वतुल्य, और ये हो गया क्या, सममित। बात करते हैं संक्रामक की। देखिए मैं कह रहा हूँ कि P, Q बिलोंग कर रहा है R में। यदि R में बिलोंग कर रहा है तो P की मूल बिंदु से दूरी Q के मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। मैं कह रहा हूँ Q, R भी, R यहाँ पे लिखा हुआ है, आप Q, S कह दीजिए। Q, S बिलोंग कर रहा है R में, तो Q की मूल बिंदु से दूरी S के मूल बिंदु से दूरी के बराबर होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब ये बराबर है इसके, ये यहाँ बराबर हो गया, तो ये तो पहले इसके बराबर भी तो हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया कि P, S ये बिलोंग कर जाएगा R में, क्योंकि P बराबर S यानी कि P की मूल बिंदु से दूरी P की मूल बिंदु से दूरी S की मूल बिंदु से दूरी के बराबर हो गई। तो ये क्या हो गया, संक्रामक हो गया। क्यों हो गया, देखिए P, Q R के अंदर आ रहा था, Q, S भी आ रहा था, P, S भी आ गया, हो गया ना, संक्रामक हो गया। अब इसका मतलब हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि ये जो दिया हुआ संबंध R है, एक क्या है, तुल्यता संबंध है। और इसी में एक क्वेश्चन और कह रहा है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P इज नॉट इक्वल टू 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है। मतलब यह है कि यदि एक कोई पॉइंट है P, मान लीजिए कि ये P कोई एक पॉइंट है जो मूल बिंदु पर नहीं है, मूल बिंदु पर वह पॉइंट नहीं है, और उससे क्या कह रहा है कि P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त, यानी कि ये देखिए मान लीजिए कि ये है मूल बिंदु, इससे मैं कह रहा हूँ कि इसकी दूरी है 3, इसकी जब 3 है तो यहाँ पर भी तो कुछ 3 पर एक पॉइंट होगा, यहाँ पर भी 3 में कोई पॉइंट होगा, यहाँ पर भी 3 में कोई पॉइंट होगा। तो कह रहा है कि इससे यदि मैं एक P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त का निर्माण करेगा, तो वृत्त तो ही बन रहा है ना, ये है 3, इसकी भी दूरी है 3, जब इसको मैं मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा, एक वृत्त ही तो बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय में R बराबर, देखिए कोई एक हमें एक मान लीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 12, मान लीजिए कोई एक सेट है, इस सेट में जितने भी त्रिभुज, जितने प्रकार के आते हैं तो सारे त्रिभुज आ रहे हैं, ठीक है। और एक हमें संबंध दिया हुआ है R बराबर हमें एक संबंध दिया। संबंध में किस तरह के एलिमेंट आ रहे हैं कि T1, T2 टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं, जहाँ पर कह रहा सच दैट T1 T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप है। समरूप त्रिभुज कब होते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो सेट दिया हुआ है इसमें समरूप त्रिभुज भी हैं, सर्वांगसम त्रिभुज भी हैं, समकोण त्रिभुज भी हैं, सारे त्रिभुज इसके अंदर हैं। लेकिन जो ये संबंध हमें दिया हुआ है इसमें केवल ऐसे 2 त्रिभुजों के, एक त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज हो गया, ऐसे 2 त्रिभुजों के पेयर इसमें आएंगे जिसमें पहला त्रिभुज दूसरे के समरूप होगा। समरूप कब होता है, देखिए मान लीजिए ये कोई एक त्रिभुज है, ये दूसरा कोई त्रिभुज है, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप तब होता है कि जब मान लीजिए ये इनके कोण बराबर हैं, और जो ये कोण से रिलेटेड ये जो भुजा होती है ना, इन भुजाओं का रेशियो भी बराबर होना चाहिए। देखिए मान लीजिए कि ये कोई कोण है, इसका x, ये है y, ये है a, ये है b, ये है c, ये है d। तो इसका मतलब ये कह रहा हूँ कि x बराबर y होना चाहिए,
यानी कि जितना कोण ये है उतना कोण ये होना चाहिए और A/B बराबर C/D होना चाहिए। तब हमारा ये होता है कि एक समकोण ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। ये कंडीशन यदि उनमें आती है तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों समरूप हैं। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो संबंध हमें दिया हुआ है एक तुल्यता संबंध है। तो देखिए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए मैं मानता हूँ कि कोई टी एक कोई त्रिभुज है जो बिलोंग कर रहा है इस सेट ए में, ठीक है। कोई भी एक त्रिभुज है जो इस सेट के अंदर आता है, तो T, ये भी तो आएगा इस सेट R के अंदर। ये क्यों आएगा, क्योंकि कोई भी त्रिभुज स्वयं के तो समरूप होता ही है। कोई एक त्रिभुज है तो वो स्वयं से उसकी भुजाएं, दो भुजाएं, उसके तो सारी तीनों भुजाएं बराबर होंगी स्वयं से। लेकिन यहाँ पे दो भुजाएं और एक कोण तो बराबर हो ही रहा है ना, तो यानी कोई भी त्रिभुज स्वयं के तो समरूप होता है। तो ये क्या हो गया, स्वतुल्य तो हो गया। यहाँ से सममित की बात करते हैं। सममित में क्या होता है कि कोई एक एलिमेंट लिया करते थे इससे, यानी मैं ले रहा हूँ T1, T2। ये कोई एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है R में, ये बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो T1 है ना T2 के समरूप है। अब यहाँ पर मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि T2 T1 के समरूप है, के समरूप है। ये दोनों एक दूसरे के तो समरूप हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि T1 T2 के समरूप है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि T2 T1 के समरूप है। जब T2 T1 के समरूप है तो T2, T1 भी तो इस R के अंदर आ जाएगा। यदि ये इस R के अंदर आता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या हो गया, सममित। A, B लेकर चले थे B को, और B, A इसके अंदर आता है तो क्या हो जाता था, सममित। संक्रामक की बात करते हैं। T1, T2 बिलोंग्स टू R। यदि बिलोंग करता है तो T1 T2 के समरूप है। मानता हूँ कि T2, T3 भी इस R के अंदर आता है, तो क्या हो गया कि T2 T3 के समरूप है। देखिए यहाँ पर T1 है T2 के समरूप और T2 हो गया T3 के समरूप। इसका मतलब कि तीनों भी तो समरूप हो गए, तो T1 T3 के समरूप भी तो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे T1 अतः T1 T3 के समरूप होगा। यदि T1 T3 का समरूप है तो T1, T3 ये बिलोंग कर गया R में। ये यदि इसके अंदर बिलोंग कर गया, देखिए T1 T2 बिलोंग कर गया इसमें, T2 T3 बिलोंग कर गया इसमें, तो T1 T3 भी बिलोंग कर गया इसमें। तो क्या हो गया, ये संक्रामक। यदि ये संक्रामक हो गया तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, तो ये क्या हो गया, एक तुल्यता संबंध हो गया। और इसी में क्या कह रहा था कि कुछ भुजाएं दी हुई हैं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1। देखिए इसको इरेज करूं फिर बताता हूं। देखिए इसी क्वेश्चन में हमें 3 समकोण त्रिभुज दिए हुए हैं। एक समकोण त्रिभुज ये दिया हो। समकोण त्रिभुज का मतलब ये हो गया कि इसका कोण ये वाला क्या हो गया, 90। भुजाओं वाले देखो, भुजाओं 3, 4, 5। एक ये हो गया, ये है T1। एक दिया है T2। T2 की भुजाएं क्या हैं, 5, 12, 13। T3 दिया है 6, 8, 10। ये तीनों समकोण त्रिभुज हैं, क्योंकि जब इन दोनों का इनका वर्ग करके जोड़ोगे तो इसके वर्ग के बराबर आ जाएगा। यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज है। अब हमें ये कह रहा है कि T1, T2 और T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। देखिए परस्पर संबंधित होने का मतलब ये हो गया कि ऐसे त्रिभुज परस्पर संबंधित होंगे जो आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। यही कंडीशन तो अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी थी, ठीक है ना। तो देखिए यदि मैं इनको समरूप चेक करता हूँ, इनमें इसका कोण, इसके तीनों के कोण तो बराबर है। अब भुजा देखते हैं बराबर है कि नहीं। देखिए यदि मैं 3/4 लेता हूँ और इसमें लेता हूँ यदि 5/12, तो क्या ये बराबर है क्या, ये डज नॉट इक्वल टू है। अब मैं यदि इसको और इसको लेता हूँ 5/12,
बराबर 6/8, ये क्या बराबर है क्या? ये भी बराबर नहीं है। यदि मैं 3/4 और बराबर ले लूँ 6/8 इसकी भुजाएं, तो 3/4 बराबर 3/4, ये तो बन गया ना बराबर। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो T1 और T3 आपस में, अतः त्रिभुज लिख देंगे आप, अतः त्रिभुज T1 व त्रिभुज त्रिभुज T3 आपस में संबंधित हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 भी पूरा हुआ। नंबर 13 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में, ए बराबर हमें कोई दिया है, ए बराबर हमारा ये है सेट, इसमें जितने भी बहुभुज आते हैं यानी त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, जितने भी बहुभुज आएंगे सब इस सेट के अंदर आ रहे हैं। और हमें एक संबंध दिया हुआ है आर बराबर P1, P2 टाइप के एलिमेंट होंगे, जिसमें ये कह रहा है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या बराबर है। P1 व P2 में भुजाओं की संख्या समान है। मतलब क्या हो गया कि यदि ये वाला एलिमेंट त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज होगा, ये चतुर्भुज है तो ये भी चतुर्भुज होगा। यानी कि इस सेट जो दिया है संबंध का, इसमें ऐसे एलिमेंट्स का पेयर आएंगे जिसमें दोनों जो एलिमेंट्स होंगे उनमें भुजाओं की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। एलिमेंट्स का मतलब यहाँ पर ये है कि वो बहुभुज कोई भी होगा, चाहे चतुर्भुज हो चाहे त्रिभुज हो। अब हमें ये सिद्ध करना है कि यह एक तुल्यता संबंध है। तो देखिए तुल्यता के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं स्वतुल्य। मैं कोई एक एलिमेंट उठाता हूँ यहाँ से, मान लीजिए P, माना P बिलोंग्स टू ए। P कोई भी एक एलिमेंट है, ये वो चाहे त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो चाहे पंचभुज हो चाहे षटभुज हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, ये कोई इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। तो P, P ये बिलोंग कर जाएगा R में। क्यों बिलोंग कर जाएगा, इसमें ये कह रहा है कि P1 व P2 में भुजाओं की संख्या बराबर है। मैं यदि मानूं कि ये P जो है वह त्रिभुज है, तो ये वाला P भी तो त्रिभुज है, दोनों में भुजाओं की संख्या तो बराबर रहेगी। यदि ये चतुर्भुज रहेगा तो स्वयं की बात हो रही है यहाँ पर ना, स्वयं वही एलिमेंट है लिखा हुआ है, तो इसमें जितनी भुजाएं होंगी उसमें इतनी ही, इसमें भी उतनी ही होंगी। तो ये क्या हो गया हमारा, क्योंकि P में भुजाओं की संख्या स्वयं के बराबर है। सममित देखते हैं, सममित के लिए मैं कोई एक एलिमेंट उठाता हूँ इससे, P1, P2, ये बिलोंग कर रहा है इस सेट R में, ये इसमें बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि P1 व P2 में भुजाओं की संख्या क्या हो गई, समान, यानी इसमें भुजाओं की संख्या क्या है, बराबर। तो मैं यहाँ पे ये कह दूंगा कि P2 में भुजाओं की संख्या P1 के भुजाओं की संख्या के बराबर है, कह सकता हूँ ना। तो जब ये कह सकता हूँ तो ये भी तो कह सकता हूँ कि P2, P1 इस सेट R के अंदर आ रहा है। यदि P1, P2 इसके अंदर आ रहा था और P2, P1 आ गया तो क्या हो गया, ये सममित। संक्रामक की बात करते हैं। संक्रामक देखते हैं। संक्रामक के लिए मैं मानता हूँ P1, P2 बिलोंग्स टू R। तो क्या हो गया कि P1 में भुजाओं की संख्या P2 की भुजाओं की संख्या के बराबर है। P2, P3 बिलोंग कर गया R। तो क्या हो गया कि P2 में भुजाओं की संख्या P3 में भुजाओं की संख्या के बराबर हो गया। जब इसमें जितनी भुजाएं, मान लीजिए इसमें 3 भुजाएं हैं तो इसमें भी तो 3 हैं। अब ये कह रहा है कि यदि 3 इसमें हैं तो ये P3 इसके बराबर, 3 इसमें हो गए तो ये P1 और P3 भी तो बराबर हो गए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि P1, P3 बिलोंग्स टू R, क्योंकि P1 में भुजाओं की संख्या P3 में भुजाओं की संख्या के बराबर हो गई। तो क्या हो गया ये, अतः ये संबंध संक्रामक है। यदि संक्रामक हो गया तो क्या हो गया, ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। तो ये क्या हो गया, एक, अतः यह है एक तुल्यता संबंध है, यह एक तुल्यता संबंध है। और इसमें कुछ पूछ रहा है, हाँ अभी, और इसमें ये कह रहा है कि 3, 4 और 5
लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि ये कोई एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाओं की लंबाई दी हुई है 3, 4, 5। तो ये जो हमारा 3 भुजाओं से बनकर हमारा क्या बनेगा, 3 भुजाओं से मिलकर हमारा बनेगा क्या, त्रिभुज। तो त्रिभुज से संबंधित यहाँ पर क्या होगा, त्रिभुज ही होगा, चतुर्भुज तो होगा नहीं, 4 भुजाएं तो यहाँ पर है नहीं है। तो आप यहाँ पर ये लिख देंगे कि अतः इस त्रिभुज से संबंधित इस सेट में केवल त्रिभुज ही होंगे। ठीक है, ये आप लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है आप लोग स्वयं करिएगा, देखिए वीडियो नहीं लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल इसी तरह है। इसमें कह रहा है कि मान लीजिए कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में R बराबर L1 L2 है और L1 जो है L2 के समांतर है। ठीक है ना, सेम इसी तरह से करना जैसे इसमें कह रहा था कि P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, वो समांतर वाली बात कर रहा है, तो वही कंडीशन लगाते चलिएगा आप लोग। और देखिए एक क्वेश्चन और करा दूं, यदि देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए मैं कराए दे रहा हूँ, आप ये ना सोचिएगा कि सिंपल है, सिंपल वैसे कर लेंगे आप लोग। और 14 नंबर भी आप करेंगे बिल्कुल। देखिए जैसे 13 नंबर है वैसे ही 14 नंबर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय कोई हमें एक समुच्चय दिया है। देखिए A बराबर ये दिया है 1 2 3 4, 1 2 3 ये 4, ये कोई हमें एक समुच्चय दिया हुआ है। इसमें एक हमें रिलेशन दिया हुआ है R बराबर, और R में कैसे एलिमेंट है, 1, 2 है, 2, 2 है, 1, 1 है, 4, 4 है, 4, 4 हो गया, और 1, 3 है, 3, 3 है, 1, 3 है, 3, 3 है, और 3, 2 है। ये कोई हमें ये हमें सेट दिया हुआ है और ये हमें उससे रिलेटेड एक रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें इसमें ये बताना है द्वारा परिभाषित संबंध R है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है। हाँ, अब देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें एक कोई सेट दिया हुआ है, सेट में उसके बाद में हमें एक संबंध दिया हुआ है। ठीक है ना, अब इस संबंध में हमें ये बताना है कि ये जो 4 कंडीशन लिखी हुई हैं ये सत्य हैं कि असत्य हैं, ट्रू और फॉल्स देखना है। देखिए क्या कर रहा है कि R स्वतुल्य तथा सममित हैं किंतु संक्रामक नहीं है। स्वतुल्य होने के लिए क्या होना चाहिए कि 1 का 1 के साथ में, 2 का 2 के साथ में, 3 का 3 के साथ में, 4 का 4 के साथ में पेयर बनाएं और वो इसके अंदर आना चाहिए। देखिए 1, 1 इसके अंदर है, 2, 2 इसके अंदर नहीं है, 2 ये है, 2, 2 इसके अंदर है, 3, 3 भी इसके अंदर है, 4, 4 भी इसके अंदर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यह है स्वतुल्य तो हो गया तथा सममित। देखिए 1, 2 इसके अंदर है तो 2, 1 इसके अंदर है क्या, 2, 1 इसके अंदर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो बोल रहा है ये गलत है। स्वतुल्य तो है लेकिन सममित नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब बात करते हैं ये क्वेश्चन नंबर इसमें बी की। देखिए R कह रहा है स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो स्वतुल्य तो है, हम देख चुके हैं। देखिए स्वतुल्य है तथा संक्रामक है, संक्रामक है कह रहा है। देखिए संक्रामक चेक करते हैं, 1, 2 इसके अंदर आ रहा है, 2, 2 आ रहा है, तो 1, 2 भी इसके अंदर आना चाहिए, है ना। तो 1, 2 तो आ ही रहा है। देखिए अब इसमें देखते हैं, 1, 2 इसके अंदर है, 1, 1 इसके अंदर है, तो क्या 2, 1 भी इसके अंदर है क्या, 2, 1 इसके अंदर नहीं। तो इसका मतलब ये संक्रामक भी नहीं है ना। ठीक है, अब देखिए अब देखते हैं तीसरा, कह रहा R सममित तथा संक्रामक है। R सममित तथा संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है। सममित देखते हैं, 1, 2 है तो 2, 1 ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। यानी कि R सममित तथा संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है बोल रहा है। तो देखिए R ना तो सममित है, सममित नहीं है, 1, 2 है तो 2, 1 नहीं है। संक्रामक है क्या, संक्रामक भी नहीं है। देखिए 1, 2 आ रहा है तो 2, 1 भी है। तो इसमें
चौथा ये कह रहा है हमसे कि आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध होने के लिए क्या होना चाहिए? वो स्वतुल्य भी होना चाहिए। स्वतुल्य तो है, सममित भी होना चाहिए। सममित ही नहीं तो ये भी गलत है। ये जो चारों बातें कही हैं ना, ये चारों चीज़ें क्या हो गई? गलत हो गई हैं। ठीक है ना। देखिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आ रही हो ना तो लाइक करें और वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है ना। चलिए बाय।